तो बाकी सभी स्टूडेंट्स एक बार अपना माइक्रोफोन बंद कर लें। जब किसी को कोई सवाल जवाब करना हो या कोई बात कहनी हो तभी वो अपना माइक्रोफोन ऑन करें। तो देखो, एक बड़ी अजीब बात है, हमारे यहां आईसीएमआई ने फ्री कंसेंट के तुरंत बाद बिल्कुल आखिरी के सेक्शन पढ़ाने शुरू करे हैं, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स जिसे कहते हैं, है ना। नॉर्मली तो क्या है, फ्री कंसेंट के बाद जो दूसरे सेक्शंस हैं वो पढ़ाने चाहिए थे, लेकिन उनमें से जो एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड वाले हैं वो तो पहले से ही हम पढ़ चुके। उसके बाद आता है कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, परफॉर्मेंस के कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन हमारे इंस्टीट्यूट ने हमें सबसे पहले क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स पढ़ाए हैं। अब क्योंकि हम ठहरे आईसीएमएआई के सिपाही, आईसीएमएआई के स्टूडेंट्स कर्मठ, तो हम तो भैया आईसीएमएआई के स्टडी मटेरियल के हिसाब से ही चलेंगे, ठीक है जी। तो क्योंकि हमारे पास फ्री कंसेंट के बाद आया क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, तो हम पढ़ेंगे क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है जी। शुरू करते हैं व्हाट इज क्वासी कॉन्ट्रैक्ट से। देखो जी, ये बात हमको अब तक पता लग गई है कि कॉन्ट्रैक्ट जो है वो दो तरह के हो सकते हैं। एक तो वो जो पार्टीज के एग्रीमेंट से बने, जिसे नॉर्मली हम कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, है ना, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, जो कि पार्टीज ने आपस में एग्रीमेंट करके बनाए। और दूसरी तरह के कॉन्ट्रैक्ट हैं जो पार्टीज ने नहीं बनाए, बल्कि लॉ ने पार्टीज के ऊपर थोपे। पार्टीज की इच्छा नहीं थी, पार्टीज की कंसेंट नहीं थी, पार्टी की तरफ से ऑफर नहीं था, पार्टी की तरफ से एक्सेप्टेंस नहीं था, बट फिर भी एग्रीमेंट बन गया, ऐसा लॉ ने कहा। लॉ कह रहा है आपका एग्रीमेंट हो गया, पार्टीज कह रही है हमने तो कोई एग्रीमेंट किया नहीं, लॉ कह रही है कोई बात नहीं, आपने नहीं किया कोई बात नहीं, हम कह रहे हैं ना हो गया। तो ऐसे एग्रीमेंट, कैसे एग्रीमेंट, ऐसे एग्रीमेंट। ओहो, ये थोड़ी सी कट रही है हमारी पीपीटी, इसको ठीक कर लेते हैं। चलिए, हो गया सेट, ठीक है जी। तो हमारे ऊपर लॉ ने जो कंपल्सरी एग्रीमेंट लाद दिए उसको कहा गया क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। क्वासी का मतलब होता है विच इज इनकम्प्लीट, यानी कि हम ऐसे एग्रीमेंट्स के, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसमें कि कॉन्ट्रैक्ट के सभी वैलिड इसेंशियल एलिमेंट्स मौजूद नहीं है। एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें सारे इसेंशियल एलिमेंट मौजूद नहीं है। अरे हमने तो शुरू में यह पढ़ा था, सर जी आप अपनी बात पे अडिग रहा करो। पहले क्लास में तो आप ये कह रहे थे कि जिस कॉन्ट्रैक्ट में सारे इसेंशियल एलिमेंट मौजूद नहीं है वो वॉइड है, और अब आप कह रहे हो कि एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें कि सारे इसेंशियल एलिमेंट मौजूद नहीं है फिर भी कॉन्ट्रैक्ट है। हाँ जी, मैं अपनी बात से नहीं पलट रहा, जो लॉ में लिखा है वो बता रहा हूं। लॉ कह रहा है कि हम आपको अब ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स बताने वाले हैं जिनमें सारे इसेंशियल एलिमेंट मौजूद नहीं है फिर भी वो कॉन्ट्रैक्ट है, जिनको कहा जाता है क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। और इसीलिए वो क्वासी है, कंप्लीट नहीं है, क्योंकि उनमें सारे एलिमेंट मौजूद नहीं है। तो सर क्या ये वैलिड होते हैं? हाँ जी, दे आर परफेक्टली ए कॉन्ट्रैक्ट, ये भी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, ठीक है जी। आगे इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल कहता है कि इंग्लिश लॉ में इस तरह के एग्रीमेंट्स को इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट या कंस्ट्रक्टिव कॉन्ट्रैक्ट कहा गया है, और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में इस तरह के एग्रीमेंट्स को सर्टेन रिलेशंस रिजेंबलिंग दोज क्रिएटेड बाय कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि पार्टीज के ऊपर उसी तरह की ड्यूटीज, उसी तरह के राइट्स होते हैं जिस तरह से नॉर्मली कॉन्ट्रैक्ट से अराइज होते हैं। क्या कह रहा है? सर्टेन रिलेशंस। रिलेशंस का मतलब यहां पर क्या है भाई? कॉन्ट्रैक्ट में तो दो ही चीजें पैदा होती हैं, राइट्स और ऑब्लिगेशन। ऐसे राइट्स और ऐसे ऑब्लिगेशन
जो रिजेंबल करते हैं, मिलते जुलते हैं, किससे? कॉन्ट्रैक्ट से। यानी कि वो पूरी तरह से कॉन्ट्रैक्ट है नहीं, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कह रहा है कि ये कॉन्ट्रैक्ट है, तो हमें मानने पड़ेंगे ये कॉन्ट्रैक्ट है। हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार। आ गया क्वेश्चन। ऑब्लिगेशन इम्पोज्ड और क्रिएटेड बाय लॉ आर नोन एज। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। ए, बी, सी या डी बताओ। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। सी सही जवाब है, सी क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। ध्यान रखो, ये वाला क्वेश्चन ध्यान रखना भाई। दूसरा क्वेश्चन, द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट डिस्क्राइब क्वासी कॉन्ट्रैक्ट एज। ए ऑप्शन। क्यों बी नहीं हो सकता? बी ए सर, वो इंग्लिश लॉ में कहा है। बी क्यों नहीं हो सकता? सर वो इंग्लिश लॉ में कहा गया है। वो इंग्लिश सर। लॉ वाला है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वाला है। ए सर्टेन रिलेशन रिजेंबलिंग दोज क्रिएटेड बाय कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है, तीसरा भी लो, इंग्लिश लॉ वाला भी लो, ऐसी क्या बात है? सर इम्प्लाइड करना बी। है ना, ये तो मतलब चीटिंग हो गई। ये तो अभी थोड़ी देर पहले बताया था। इसका सही जवाब है बी, यानी इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। बहुत बढ़िया चल रहे हैं आप लोग, बहुत अच्छा खेल रहे हैं। इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट या क्वासी कॉन्ट्रैक्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहे हैं। कह रहा है क्वासी कॉन्ट्रैक्ट आर बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, जस्टिस। एक चीज और भी है, वैसे आईसीएमआई ने लिखा नहीं है, फिर भी मैं बता देता हूं। गुड कंसाइंस, यानी अच्छी नियत। ये जो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, ये 3 पिलर्स पर खड़े हैं। मतलब सोचने की बात यह है कि लॉ मेकर्स अपने ही बात से पलट क्यों रहे हैं। पहले तो वो कह रहे थे भाई कॉन्ट्रैक्ट तो पार्टीज बनाएंगी, अब कॉन्ट्रैक्ट अपनी तरफ से बनाकर दे दिए। क्यों? क्योंकि लॉ मेकर्स चाहते हैं कि इक्विटी, जस्टिस और गुड कंसाइंस प्रमोट हो। अब ये इक्विटी क्या होती है? इक्विटी के जैसा एक और शब्द होता है इक्वालिटी। इक्वालिटी मतलब बराबरी, लेकिन बराबरी वहां हो सकती है जहां बराबर के लोगों में मुकाबला हो। जहां लोग बराबर के ना हो, वहां बराबर अवसर देकर बराबरी पैदा की जाती है, उसको कहते हैं इक्विटी या जस्टिस। यहां आप देख रहे हैं कि एक मैच चल रहा है और 3 लोग उसे देखने के लिए आए हैं। ये जो सबसे पहले वाला व्यक्ति है, ये बड़े मजे से मैच देख रहा है ना, लेकिन जब ये थोड़ी देर मैच देख लेगा तो ये आगे झुकेगा तो इसे दिक्कत होगी। ये जो दूसरे वाला है ये परफेक्ट है, इसको कोई दिक्कत नहीं है, मस्त मैच देख रहा है, आगे से फेंसिंग पकड़ रखी है। ये जो बेचारा तीसरे वाला है, इसके साथ समस्या है, इसको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। दिस इज कॉल्ड इक्वालिटी। रिसोर्सेज सब में बराबर बांट देना। बराबर बांटने से क्या समस्या हो रही है बताओ भाई? को प्रॉब्लम तो होगा ही ना। प्रॉब्लम तो होगा ही भाई। बराबर रिसोर्स बराबर लोगों में बांटे जाते तब तो बात ठीक थी, यहां तो ये बराबर नहीं है, इसे कहते हैं इक्विटी। लेकिन इक्वालिटी या जस्टिस पता है क्या कहता है? रिसोर्सेज इस तरह से बांटे जाने चाहिए ताकि सबका बराबर भला हो। अब आप देखिए, इस पहले वाले आदमी का स्टूल लेकर अगर हम इस तीसरे वाले को दे दें तो अब तीनों लोग मैच एंजॉय कर सकते हैं। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट कहता है कि हमें इक्वालिटी नहीं, इक्विटी प्रमोट करनी है। एक आदमी का नुकसान करके दूसरे आदमी का फायदा करा दें, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट नहीं करने देगा। ठीक है जी, ये बात समझ में आई सबको कि क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स आर बेस्ड ऑन इक्विटी, जस्टिस। एक और चीज है गुड कंसाइंस, वो आईसीएमआई ने नहीं लिखी है लेकिन है। द क्लेम बेस्ड ऑन ए क्वासी कॉन्ट्रैक्ट इज जनरली ऑफ मनी। मतलब यहां पर केवल कोई एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कुछ पैसे ले लेगा या दे देगा, है ना, ऐसा नहीं करेगा।
कि उस पर डैमेजेस का केस करे। आगे एक चैप्टर है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, उसमें कहते हैं कि भाई कई तरह के कॉन्ट्रैक्ट में रेमेडीज की ब्रीच बताई जाती है। रेमेडीज की ब्रीच, वो ब्रीच की रेमेडी, सॉरी, मतलब अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दे तो फिर क्या इलाज है उसका। अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दे तो उसका क्या इलाज है, तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट उसके कुछ इलाज यानी कि रेमेडीज बताता है। वो क्या है? वो है ये सूट ऑफ रेसिशन, यानी कि कैंसिलेशन का सूट यानी कि केस, यानी आप अपना एग्रीमेंट कैंसिल कर सकते हैं। सूट फॉर डैमेजेस यानी जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कराने की बात की जाए। सूट ऑफ क्वांटम मेरिट, जितना काम किया जा चुका है उसके पैसे लिए जाएं। सूट ऑफ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस यानी जो काम करना तय हुआ था वो काम कराया जाए। ये सारे के सारे अधिकार आपके पास हैं, आप कोर्ट जाके इनमें से कोई भी अधिकार मांग सकते हैं। लेकिन जहां तक क्वासी कॉन्ट्रैक्ट की बात है उसमें आप डैमेजेस क्लेम नहीं कर सकते, उसमें आप डैमेजेस क्लेम नहीं कर सकते। केवल क्या कर सकते हैं, आपका जो पैसा गलती से किसी और के पास चला गया वो आप वापस मांग सकते हैं। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट में ब्रीच के केस में डैमेजेस क्लेम नहीं की जा सकती। आ गया क्वेश्चन? क्वासी कॉन्ट्रैक्ट आर बेस्ड अपॉन इक्विटी, जस्टिस, गुड कंसाइंस, ऑल ऑफ द डी के अलावा भी किसी का कोई जवाब है भाई? ब्रॉड नहीं? नो सर। फिर तो ठीक है, फिर तो डी ही ठीक। All of the above. ऑल ऑफ द अबव। वाह वाह, किसने बताया लास्ट में? देर आए दुरुस्त आए। सर मैंने हाँ, बहुत अच्छा किया आपने। मधु ने बताया डी। एक और क्वेश्चन है, आपकी जल्दी जवाब देना। व्हाट कैन बी रेमेडी इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट? अगर क्वासी कॉन्ट्रैक्ट कोई तोड़ दे, रिप्लेसमेंट ऑफ मनी। तो सी सभी लोग सही जवाब दे रहे हैं, सी यानी रीपेमेंट ऑफ मनी। फीचर्स, क्या क्या फीचर्स हैं क्वासी कॉन्ट्रैक्ट के? पहला, इट इज इम्पोज्ड बाय लॉ। इसमें किसी को कोई शक है? पार्टीज नहीं बनाती क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, एग्रीमेंट से नहीं बनता है, लॉ इंपोज करता है पार्टीज के ऊपर। द ड्यूटी ऑफ पार्टी एंड नॉट द प्रॉमिस ऑफ एनी पार्टी इज बेसिस ऑफ सच कॉन्ट्रैक्ट। ये कॉन्ट्रैक्ट्स ड्यूटी से अराइज होते हैं कि सोसाइटी में आपकी क्या क्या ड्यूटीज हैं। द राइट अंडर इट इज ऑलवेज ए राइट टू मनी एंड दो नॉट ऑलवेज टू ए लिक्विडेटेड सम ऑफ मनी, यानी डैमेज आप क्लेम नहीं कर सकते। द राइट इज ऑलवेज अगेंस्ट स्पेसिफिक पर्सन एंड नॉट द होल वर्ल्ड। ओहो हो, इतने दिन बाद आए हो आप, इतनी प्यारी चीज इतने दिन बाद। लॉ में दो शब्द हैं, एक है जस इन पर्सोनम, यस सर, यानी जब आपके जो राइट्स एंड ड्यूटीज हैं वो किसी स्पेसिफिक पर्सन के अगेंस्ट ही हों, और एक है जस इन रैम, यानी जब आपके राइट्स पूरे दुनिया के खिलाफ हो। मान लीजिए आपने कोई चीज खरीद ली, सेल ऑफ गुड्स एक्ट की बात करो, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी सेल परचेज के कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं। जो चीज आपने खरीदी उस चीज के रिलेशन में आपके पास जस इन रैम यानी पूरी दुनिया के खिलाफ अधिकार आ जाता है। कोई भी व्यक्ति उस गुड्स के अगेंस्ट कुछ करना चाहता है तो आप उसके खिलाफ सूट कर सकते हो। लेकिन क्वासी कॉन्ट्रैक्ट में जस इन रैम क्रिएट नहीं होता, आपका बस उस दूसरे व्यक्ति के खिलाफ अधिकार है जिसके अगेंस्ट लॉ कह रहा है कि आपका एग्रीमेंट उसके साथ हो गया। किसी तीसरे पर्सन के खिलाफ आपको कोई राइट क्वासी कॉन्ट्रैक्ट में नहीं मिलेगा। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि क्वासी, सर एक बार पॉइंट से समझा दीजिए। बिल्कुल, क्यों नहीं, दोबारा से समझो। देखो, लॉ दो तरह के राइट क्रिएट करता है। एक वो राइट जो आपका केवल उस व्यक्ति के खिलाफ होगा जिसके साथ आपका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है,
उसे कहते हैं जस्ट इन पर्सोनम। मतलब मान लीजिए कि एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति के साथ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैरिज किया, ठीक है ना। ये दो लोगों के बीच में आपस का समझौता है, इसमें तीसरे लोग नहीं बोल सकते। जैसे हमने पहले भी पढ़ा था, देयर कैन नॉट बी एनी स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट में कोई स्ट्रेंजर नहीं हो सकता, यानी या तो प्रोमिसर प्रोमिसी पे स्यू कर सकता है या प्रोमिसी प्रोमिसर पे स्यू कर सकता है। इसका मतलब जनरली कॉन्ट्रैक्ट्स क्रिएट जस्ट इन पर्सोनम। कॉन्ट्रैक्ट में बस आपको उस व्यक्ति के खिलाफ अधिकार मिलते हैं जिसके साथ आपका एग्रीमेंट है। मान लीजिए एक लीज का एग्रीमेंट है, रेंट का एग्रीमेंट है। रेंट में दो पार्टी होती हैं कि नहीं? यस सर। है ना? Yes, sir. कौन कौन सी दो पार्टी होती है बताओ रेंट के एग्रीमेंट में? सर टेनेंट एंड लैंडलॉर्ड। वाह भाई वाह, किसने बताई ये बात? सर मानसी। मानसी ने बताई। दो पार्टीज होती हैं, टीनेंट और लैंडलॉर्ड। यहां पर जो रिलेशन क्रिएट हो रहा है वो क्रिएट हो रहा है जस्ट इन पर्सोनम, यानी कि टीनेंट का राइट अगेंस्ट लैंडलॉर्ड होगा और लैंडलॉर्ड का राइट अगेंस्ट टीनेंट होगा। तीसरा कोई आदमी बीच में नहीं बोल सकता। इसको कहते हैं जस्ट इन पर्सोनम, एक व्यक्ति के खिलाफ अधिकार। ठीक। और ऐसा अधिकार जो आपका सारे वर्ल्ड के अगेंस्ट एक्सरसाइज हो सकता है, जैसे कोई प्रॉपर्टी का राइट या कोई और सिविल राइट, कोई भी आपसे, जैसे फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट सरकार भी आपसे अगर छीन रही है तो भी आप मुकदमा कायम कर सकते हैं, तीसरा आदमी भी बोल सकता है। इसे कहते हैं PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। मेरा कोई उसमें हित नहीं है लेकिन मैं उसमें बात बोल सकता हूं, सूट कर सकता हूं, क्योंकि उसमें राइट सबके खिलाफ अवेलेबल है। जनरली कॉन्ट्रैक्ट्स में जस्ट इन पर्सोनम क्रिएट होता है। प्रॉपर्टी के केस में या बाकी और सिविल राइट्स के केस में जस्ट इन रैम, यानी राइट अगेंस्ट द होल वर्ल्ड क्रिएट होता है। आप पूरी दुनिया में किसी के भी खिलाफ मुकदमा कर सकते हैं। जैसे कि कोई क्रिमिनल रॉन्ग, ये जो बॉडी है अपनी, इसका पूरा अधिकार आपके पास है। अगर कोई भी व्यक्ति आके बाहर से इस पर कोई फोर्स अप्लाई करता है तो चाहे आप उसे जानते हैं चाहे नहीं जानते हैं, उसके खिलाफ मुकदमा कर सकते हैं कि नहीं? यानी ये जो बॉडी भगवान ने आपको दी है, इस पर आपके पास पूरी दुनिया के खिलाफ राइट है। पूरी दुनिया में से कोई भी व्यक्ति मेरी इस बॉडी को मेरी अनुमति के बगैर टच करेगा तो मैं उसके खिलाफ कोर्ट चले जाऊंगा। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में दो ही लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट अराइज होता है और उन्हीं के बीच में राइट और ऑब्लिगेशन बनता है। तो जहां दो लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है, जहां दो लोगों के बीच में राइट्स एंड ऑब्लिगेशन है, दैट इज कॉल्ड जस्ट इन पर्सोनम। और जहां आपके पास पूरे वर्ल्ड के खिलाफ अधिकार है। जैसे एक और बात बताता हूं, 14 साल से कम उम्र के किसी भी बच्चे को फैक्ट्री में काम नहीं करा सकते। मालूम है बच्चों आपको ये बात? यस सर। Yes, sir. अगर आपको कोई छोटा बच्चा फैक्ट्री में काम करता दिखाई दे, आपने तो नहीं रखा उस बच्चे को, नो ना आपकी फैक्ट्री है, ना आप उस बच्चे के लीगल गार्जियन है, फिर भी आप फैक्ट्री वाले के खिलाफ मुकदमा कर सकते हैं, क्योंकि यहां आपको मिला जस्ट इन रैम, राइट अगेंस्ट द होल वर्ल्ड। है ना? वो बच्चा नहीं कर रहा मुकदमा, कोई बात नहीं, हम करेंगे पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। छोटे बच्चे को कैसे आप रख सकते हो? लेकिन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में केवल जस्ट इन पर्सोनम क्रिएट होता है, यानी कि दो लोगों के बीच का अधिकार, तीसरा उसमें नहीं बोल सकता। ठीक है जी। ए सूट फॉर ब्रीच, कोई कुछ बोला? हाँ जी सर। सर जो राइट इन रेम है उसे हम ये भी बोल सकते हैं कि वो राइट अगेंस्ट अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए भी हम कंसीडर कर सकते हैं। हाँ, गुड्स के, अगर कोई गुड्स आपके हैं तो उन गुड्स के रिलेशन में
आप पूरी दुनिया के खिलाफ राइट रखते हो, पूरी दुनिया में से कोई भी व्यक्ति उस गुड्स को टच करेगा, उस गुड्स को आपसे अलग करने की कोशिश करेगा, तो आप उस पर मुकदमा कर दोगे? हेलो सर। जी सर जी जी बोलिए। सर हाँ जी सर। सर एक क्वासी कॉन्ट्रैक्ट एक बार वापस एक्सप्लेन करेंगे प्लीज। Sir, quasi-contract means a contract which is imposed upon the parties by the law. This type of contract is not made out of agreement between the parties. ये एग्रीमेंट से नहीं बना है कॉन्ट्रैक्ट, ये तो लॉ ने आपके ऊपर थोप दिया है। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो पार्टीज खुद नहीं बनाती, लॉ आपके ऊपर लगा देता है, उसको कहते हैं क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है जी। सर एक बार ये पॉइंट थर्ड रिपीट करवा दो। थर्ड, द राइट अंडर इट इज ऑलवेज अ राइट टू मनी। मतलब अगर आपसे कोई बेनिफिट लेकर कोई और आदमी चला गया है ना, आपसे कुछ बेनिफिट उसने ले लिया, तो आप केवल उससे उस बेनिफिट के बराबर अमाउंट मांग सकते हैं। अपना कोई और नुकसान, कोई और कॉस्ट, कोई और एक्सपेंस वो नहीं मांग सकते। और अभी हम थोड़ी देर बाद जब पढ़ेंगे क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स, तो आपको ये बात और ज्यादा क्लियर हो जाएगी। ठीक है। यहाँ पर लिक्विडेटेड सम ऑफ मनी का मतलब क्या है? डैमेजेस, डैमेजेस, नुकसान का रिकवरी, कि जी इस कॉन्ट्रैक्ट में मुझे नुकसान भी हो गया, ये भी दिलवाओ। अगर आपकी कोई मनी चली गई है, आपसे कोई किसी ने पैसे ले लिए, आपसे किसी ने कोई गुड्स ले लिए हैं, तो आप वो पैसे या गुड्स की रिकवरी का तो मुकदमा कर सकते हैं, लेकिन उसकी वजह से आपको कोई और नुकसान हो गया वो नहीं मांग सकते आप क्वासी कॉन्ट्रैक्ट में। जैसे नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट में तो क्या होता है, आप डैमेजेस का मुकदमा कर सकते हो, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का भी कर सकते हो, कि जो एग्रीमेंट में तय हुआ था वो कराया जाए। ठीक है। लेकिन क्वासी कॉन्ट्रैक्ट में आप ना डैमेजेस के लिए कह सकते हो, ना स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए कह सकते हो, बस आपकी जेब में से जो पैसा निकल के किसी और की जेब में चला गया है वो वापस मांग सकते हो, बस। चलिए जी, क्वेश्चन देखिए। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट्स या क्रिएट। ए जस्ट इन पर्सोनेम। ठीक है, सही जवाब है सबका, ए जस्ट इन पर्सोनेम। अब यहां से आपको पता लगेगा कि किस किस तरह के क्वासी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। इनको आप पढ़ोगे तो जो ऊपर 5 पॉइंट्स में से कोई चीज आपको नहीं समझ में आ रही होगी तो अब समझ में आ जाएगी। मैं 5 पॉइंट्स को एक बार फिर को रिलेट करूंगा। इसमें आता है नेसेसरी सप्लाई टू माइनर, पेमेंट बाय इंटरेस्टेड पर्सन, बेनिफिट ऑफ ग्रेट्यूटस एक्ट, रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइंडर ऑफ गुड्स एंड मनी पेड बाय मिस्टेक। अब हम इन्हें एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला है नेसेसरी सप्लाई टू माइनर और इनकॉम्पिटेंट पर्सन, यानी कि आपने किसी माइनर को या अनसाउंड माइंड पर्सन को कुछ इसेंशियल सप्लाई किए हैं। याद आ रहा है आपको, पिछली क्लास में हमने वो पढ़ा था माइनर, अनसाउंड माइंड। यस सर। यस सर। उसमें हमने ये पढ़ा था कि अगर आपने किसी इनकॉम्पिटेंट पर्सन को, और देखो इनकॉम्पिटेंट पर्सन वाले चैप्टर में 2 हिस्सों में बांट लो पर्सन को, एक तो इनकॉम्पिटेंट और एक वो जिनको की डिस्क्वालीफाई करा है लॉ ने, है ना। इनकॉम्पिटेंट तो 2 ही हैं, माइनर और अनसाउंड माइंड, बाकी सब क्या है, डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ। इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट मत करना, ऐसा लॉ कह रहा है। ये कौन थे? चलिए दोबारा ऐसा ना हो। वेयर नेसेसरीज आर सप्लाइड, नेसेसरीज क्या होती हैं? जो कि आपके जीवन को चलाने के लिए आवश्यक है। खाने पीने के सामान हो गए, जैसे आलू, जैसे एजुकेशन, जैसे मेडिसिन, जैसे कि घर। ये क्या है?
लाइफ की नेसेसरीज हैं। किसी अडल्ट पर्सन ने या कॉम्पिटेंट पर्सन ने किसी इनकॉम्पिटेंट पर्सन को, इनकॉम्पिटेंट पर्सन कौन है लॉ में? माइनर और पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। अच्छा, माइनॉरिटी की एज क्या बताई गई है? 18। और अगर उसकी प्रॉपर्टीज कोर्ट ऑफ वार्ड के पास हो तो 21। ऐसे किसी व्यक्ति को आपने नेसेसरीज सप्लाई कर दी हैं, तो जिसने नेसेसरीज दी हैं, मान लीजिए आपने दी हैं, तो आप उसका प्राइस रिकवर कर सकते हैं। अब ध्यान से सुनना, जो आप बार बार पूछ रहे थे कि क्लेम ऑफ मनी क्या है, यहां पर ये क्या कह रहा है कि जी आप केवल प्राइस मांग सकते हैं उस नेसेसरी का जो आपने माइनर को सप्लाई कर दी है ना। और कोई नुकसान अगर आपको हो गया है तो नहीं मांग सकते। डैमेजेस या अन्य कोई नुकसान वो क्लेम नहीं कर सकते। कितने की नेसेसरी सप्लाई करी जी? 1000 रुपए की। किसको सप्लाई करी जी? माइनर को। चलो माइनर की प्रॉपर्टी से रिकवरी कर लो। कितने रुपए? 1000 रुपए। आप कह रहे हो जी इसमें मुझे 50 रुपए का नुकसान भी हुआ है, डैमेज भी हुआ है, तो क्या वो डैमेज भी आप मांग सकते हो? नो। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट में आप केवल गुड्स के बदले में मनी या मनी के बदले में मनी मांग सकते हैं, बाकी कुछ नहीं मांग सकते। फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ इनकॉम्पिटेंट पर्सन, यानी कि सिर्फ प्रॉपर्टी के अगेंस्ट आप रिकवरी कर सकते हो। अगर माइनर के पास प्रॉपर्टी नहीं है तो आपने जो नेसेसरीज दी वो हो गई आपके लिए बैड डेट डेबिट। समझ गए? फिर कुछ रिकवरी नहीं होगी। रिकवरी केवल तब होगी जब माइनर के पास प्रॉपर्टी हो। माइनर के पास प्रॉपर्टी नहीं है तो गया बट्टे खाते में। माइनर इज नेवर पर्सनली लाइबल, ये हमने माइनर वाले चैप्टर में भी पढ़ा है। आ जाओ सर। हाँ जी सर, माइनर की प्रॉपर्टी को थोड़ा एक्सप्लेन करना। माइनर है लड़का, कोई लड़का मतलब कोई बच्चा है, माइनर है, पेरेंट्स नहीं है उसके, ठीक है, और प्रॉपर्टी छोड़कर मरे हैं, तो कोर्ट क्या करता है? उस प्रॉपर्टी की देखरेख के लिए गार्जियन अपॉइंट कर देता है। ठीक है जी। अब माइनर ने कोई नेसेसरीज ले ली तो वो गार्जियन क्या करेगा? उस प्रॉपर्टी में से पैसे दे देगा उस व्यक्ति को जिसने की नेसेसरी सप्लाई करी। अच्छा एक बात बताओ, वो देखिए हैरी पॉटर फर्स्ट पार्ट कितने साल का हो जाता है तब आता है हैग्रिड? सर कितने साल का? 11 साल का सर। हाँ 11 साल का हो जाता है तब आता है लेने। 11। अच्छा, हैरी के माँ बाप हैरी के लिए प्रॉपर्टी छोड़ के मरे या ऐसे ही कंगला छोड़ के मर गए उसको? प्रॉपर्टी छोड़ के मरे। हैरी को हैग्रिड लेकर एक जगह जाता है, बैंक। कौन सा बैंक होता है वो? हाँ देख लो, लॉ एंड एथिक्स चल रहा है, ये भी एमसीक्यू का पार्ट है, ये नहीं पढ़ाया होगा किसी ने। ग्रीन गॉबलिन बैंक लेकर जाता है और फिर वहां दिखाता है कि देखो तुम्हारे लिए इतना पैसा छोड़ के मरे। वो बात किसको पता है? सर हैग्रिड को, है ना। तो हैग्रिड क्या हुआ? गार्जियन। फिर वो उसकी नेसेसरीज के लिए पैसे खर्च करता है ना, वहां से बैंक से लेके वॉन्ड दिलवाता है, झाड़ू दिलवाता है, उल्लू दिलवाता है, टोपी दिलवाता है। एजुकेशन की चीजें है ना उसकी। यस सर। अब जिसने हैरी को एजुकेशन की चीजें दी, क्योंकि वो तो माइनर है, 11 साल का है, अगर बाई चांस हैरी के पास कोई प्रॉपर्टी नहीं होती तो क्या वॉन्ड के पैसे, झाड़ू के पैसे, किताब के पैसे हैरी से रिकवर हो सकते थे? नहीं। वो केवल उसकी प्रॉपर्टी से रिकवर हो सकते हैं, और प्रॉपर्टी उसके माता पिता अच्छी खासी छोड़ के मरे, है ना। तो जो उसका गार्जियन है वो उस प्रॉपर्टी में से पेमेंट कर देता है। अब समझ में आ गई जी? यस सर। पढ़ाई की बात नहीं समझ में आती है।
सर कोई 18 साल से नीचे का बच्चा इंसॉल्वेंट हो सकता है? नहीं हो सकता। जो सर बोल रहे हैं, 1 मिनट देख लीजिए, पहले एक क्वेश्चन ले लेते हैं ना। ये कह रहे हैं कि क्या 18 साल से कम उम्र का बच्चा इंसॉल्वेंट हो सकता है? इंसॉल्वेंट होने की एक शर्त है, क्या? कि आपकी लायबिलिटीज आपके एसेट से ज्यादा हो। माइनर के साथ ऐसा हो ही नहीं सकता है। माइनर के ऊपर ज्यादा से ज्यादा कितनी लायबिलिटी आ सकती है? जितनी उसकी प्रॉपर्टी है। इसलिए माइनर इंसॉल्वेंट नहीं हो सकता। जो बाद में सर बोल रहे थे, अब वो पूछिए। सर वो एक दोस्त को ऐड करने को बोला था वो वेटिंग रूम में। ओहो, ये तो बड़ा संकट हो जाएगा। 1 सेकंड में देख लेता हूं। यहां मुझे तो दिखाई नहीं दे रहे। एडमिन अगर सुन रहे हैं तो वो एडमिट कर लें। चले आगे। A claim for recovery due to necessary supply to incompetent person always lie against the incompetent person, his estate, guardian या court. तो बी। His estate. Estate मतलब property. प्रॉपर्टीज। Very good. अगला क्वेश्चन, the estate of minor is liable for the supply of. अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये मैंने पहली बार सीपीटी वाली चैप्टर बुक में देखा था, जो सीए वाला सीपीटी हुआ करता था। मुझे आज तक समझ में नहीं आया इसका क्या लॉजिक है, लेकिन वो कई बार पूछ चुके हैं इसको। उम्मीद है आईसीएमआई भी पूछ ले। क्वेश्चन है, द एस्टेट ऑफ माइनर इज लाइबल फॉर द सप्लाईज ऑफ नेसेसिटीज या नेसेसरीज, है ना? तो वो ये कह रहे हैं कि भाई शब्द यूज हुआ है नेसेसरीज, तो आपको टिक लगाना है नेसेसरीज, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन रखा है। अजीब है। सप्लाई ऑफ नेसेसिटीज, सप्लाई ऑफ नेसेसरीज डज नॉट मेक एनी डिफरेंस इन लॉ, लेकिन उन्होंने भी लिखा है और आपका जो एमटीपी है उसमें भी है क्वेश्चन। तो ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आए तो बी टिक करके आना, ठीक है ना? चलिए जी, पेमेंट बाय इंटरेस्टेड पर्सन। इंटरेस्टेड पर्सन कौन होता है? कोई इंटरेस्टेड पर्सन का कोई कुछ बोल रहे थे, चलो नहीं बोल रहे। इंटरेस्टेड का मतलब होता है जिसका कोई स्वार्थ है, जिसका कोई लालच है। अभी जितने भी लोग वीडियो सुन रहे हैं, ये सब क्या है? इंटरेस्टेड पर्सन। इनका कुछ लालच है। क्या लालच है? इनका लालच है फाउंडेशन कि भाई फाउंडेशन क्लियर हो जाए किसी तरह से, है ना? किसी तरह से क्या, पढ़ाई करके क्लियर होगा, और किसी तरह से तो हो नहीं सकता है ना? बस ये है कि जारी रखिए पढ़ाई, हम जारी रखेंगे भलाई की सप्लाई, तो हो जाएगा काम, मिल जाएंगे नंबर, कोई परेशानी नहीं होगी। बस ध्यान से सुनना है, इधर उधर नहीं करना, ध्यान एकदम कंसंट्रेटेड। एक एक बात जो मैं बता रहा हूं वो सुननी है। नोट्स बना सकते हैं तो बनाइए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ सुनिए। इंटरेस्टेड पर्सन मतलब जिसका कोई लालच है। एक होता है इंटरेस्टिंग पर्सन। इंटरेस्टिंग पर्सन कौन होता है? जिससे बात करके बड़ा मजा आता है ना? उसकी बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं इंटरेस्टेड पर्सन की। सेक्शन 69 कहता है कि एक व्यक्ति ने अपने स्वार्थ को बचाने के लिए किसी दूसरे व्यक्ति को पेमेंट कर दिया, और जो पेमेंट किया है वो विदाउट कंसीडरेशन नहीं किया है। एक्चुअली खर्चा हमें नहीं करना था, उस व्यक्ति को करना था जिसके बिहाफ पर हमने खर्चा कर दिया। ये सेक्शन ऐसे नहीं समझ में आता। पहले मैं आपको एग्जाम्पल बताऊंगा, फिर दोबारा लेके चलूंगा उसी सेक्शन में, फिर आपको समझ में आएगा। सुनो, यहां आपको दिखाई दे रही है एक बस है डीटीसी की, ठीक है जी। ये डीटीसी की बस लगातार एक पुल से आती जाती है, आती जाती होगी, और बस के ड्राइवर ने देखा कि पुल में क्रैक आ गया है, और अगर इस पुल के क्रैक को भरा नहीं गया तो ये बढ़ता जाएगा और डीटीसी की बस
जो इस पुल से आती जाती है फिर कैसे जाएगी? ये जो पुल है ये बनाया है पीडब्ल्यूडी ने, तो इसकी रिपेयर की जिम्मेदारी किसके ऊपर है? पीडब्ल्यूडी के ऊपर। डीटीसी ने पीडब्ल्यूडी से कहा कि भाई तुम्हारे पुल में क्रैक आ गया है, हमारी बस वहां से निकलती है, इसे ठीक कराओ। पीडब्ल्यूडी ने नहीं कराया। पीडब्ल्यूडी ने सोचा हमें क्या मतलब है, हमने बना दिया, हमारी बस थोड़ी जाती है, तुम्हारी जाती है, तुम जाना। ठीक है जी, कोई बात नहीं। अब डीटीसी ने सोचा अगर ये ब्रिज रिपेयर नहीं हुआ तो हमारी बस भी नहीं जा पाएगी, बड़ा संकट है, डीटीसी को भी नुकसान होगा। हाँ जी, बिल्कुल नुकसान होगा। और पीडब्ल्यूडी रिपेयर कर नहीं रहा, तो डीटीसी ने क्या किया, एक कॉन्ट्रैक्टर को पैसे देकर पुल रिपेयर करा लिया और फिर उसकी बस दनादन उस पर से जाने लगी, पुल ठीक हो गया। अब मुझे एक सवाल का जवाब दो, एक नहीं अनेक। पुल किसका था? सर पीडब्ल्यूडी का। उसकी रिपेयर किसको करानी थी? पीडब्ल्यूडी। करा किसने दी? डीटीसी ने। डीटीसी की जिम्मेदारी थी। डीटीसी की जिम्मेदारी थी। नो सर। फिर डीटीसी ने रिपेयर क्यों करा दी? क्योंकि उसकी बस अगर रिपेयर नहीं होती तो उसकी बस वहां से नहीं जा पाती। अब देखो यहां पर डीटीसी ने काम करा पीडब्ल्यूडी के बिहाफ पर, तो जितना खर्चा डीटीसी का ब्रिज रिपेयर कराने में आया, क्या डीटीसी उसे पीडब्ल्यूडी से मांग सकता है? सर मांग सकते। भाई जस्टिस, इक्विटी याद करो, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट किस पर आधारित है? ईमानदारी पर, अच्छी नियत पर। जो मेरी जिम्मेदारी थी मैंने पूरी नहीं करी, किसी और ने पूरी करी। एंड क्लेम ऑफ मनी। डीटीसी ये नहीं कह रहा उससे कि मेरी बस जाती थी इस पुल पे से, 2 दिन नहीं जा पाई, उसका नुकसान हो गया, वो भरो। नहीं, डीटीसी ये नहीं कह रहा। डीटीसी ये कह रहा है मैंने जो पैसा खर्च कर दिया वो दो मुझे, क्लेम ऑफ मनी, नॉट एनी क्लेम ऑफ डैमेजेस। अब देखो सेक्शन 69 सुनोगे समझ में आएगा क्या कह रहा है। द पेमेंट मेड शुड बी बोनाफाइड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ वंस इंटरेस्ट। अपने स्वार्थ को बचाने के लिए, अपने हित को बचाने के लिए, अपने लालच के लिए मैंने पैसा खर्च किया, लेकिन वो लालच कैसा है? बोनाफाइड, गुड फेथ वाला लालच है। एक बात, ये बात क्लियर है? यस सर। अगर हम एग्जाम्पल के हिसाब से सोचे तो यहां वंस किसे कह रहा है? ये कह रहा है ना, द पेमेंट मेड शुड बी बोनाफाइड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ वंस इंटरेस्ट। अपने हित को बचाने के लिए। यहां अपने किसके बारे में कह रहा है? डीटीसी। गुड, सही पकड़े हैं। बी, द पेमेंट शुड नॉट हैव बीन मेड ग्रेटिट्यूअसली और वॉलेंटरीली। डीटीसी कोई एनजीओ नहीं है कि उसने ब्रिज ठीक करा दिया इसलिए क्योंकि वो इसी तरह की एक्टिविटीज करता रहता है लोगों के लिए। मैं एक दिन यमुना के किनारे गया तो वहां बहुत सारे कॉलेज के स्टूडेंट्स कचरा इकट्ठा कर रहे थे, है ना। मैंने कहा यार ये तो कोई सफाई कर्मचारी तो नहीं लग रहे हैं, इनसे पूछें। मैंने उनसे पूछा भाई तुम क्या कर रहे हो? तो बोले जी हम ग्रेटिट्यूअसली कर रहे हैं, वॉलंटियर्स हैं, यमुना सफाई वॉलंटियर। डीटीसी कोई वॉलंटरी नहीं कर रही थी, एक काम अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए कर रही थी। तीसरी बात, अनदर पर्सन मस्ट बी बाउंड बाय लॉ टू पे। भाई साहब वो जो रिपेयर कराना था वो एज पर द लॉ किसको कराना था? So PWD पीडब्ल्यूडी को कराना। लीगली पीडब्ल्यूडी वाज बाउंड
to incur expense on repair. The payment must be made to a third party. क्या डीटीसी ने अपने आप को ही पेमेंट कर लिया? नहीं, नो सर, किसको किया? वो कॉन्ट्रैक्टर को, याद आया? थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी को। तो जो पैसा थर्ड पार्टी को हमने बोनाफाइड दे दिया अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, वो हम उससे मांग सकते हैं, पर्सन हु वाज बाउंड टू पे सच एक्सपेंस। बोलो जी, समझ में आ गई बात? है ना? एग्जाम्पल से आ जाती है बात समझ में, कई बार थ्योरी से नहीं आती। नेक्स्ट, बेनिफिट फॉर नॉन ग्रेटिटुअस एक्ट। इसे भी पहले एग्जाम्पल से ही समझ लेते हैं, है ना, फिर समझना आसान हो जाएगा। एक लड़का, एक आदमी दिल्ली स्टेशन पर उतरता है, उसके पास बहुत सारा लगेज है, वो लगेज प्लेटफॉर्म पे रखता है। इतने में ही एक कुली आ जाता है। कुली पैसे लेकर सामान उठाता है या फ्री में सामान उठाता है? पैसे लेकर। सबको पता है जी, पैसे लेकर सामान उठाता है। उसकी एक पर्टिकुलर यूनिफॉर्म होती है ना? अब ये इसका सामान उठाकर चल दिया, इसने, लड़के ने नहीं रोका। बेनिफिट लिया कि नहीं लिया? लिया। अच्छा, जो काम कुली ने किया वो वॉलेंटरीली करता है या पैसे के लिए करता है? पैसे के लिए। यानी नॉन ग्रेटिटुअस एक्ट है। यस सर। अगर आपने किसी नॉन ग्रेटिटुअस एक्ट का बेनिफिट ले लिया है तो जितना बेनिफिट लिया है उतनी मनी आपको पे करनी पड़ेगी। ठीक है जी, उतना पैसा आपको देना पड़ेगा। अब मैं आपको एक और बात बताता हूं, वो यहां कवर नहीं है, फिर भी बता रहा हूं। एक बार एक लड़का एक टैक्सी में बैठा, टैक्सी वाले ने भी उससे कुछ नहीं पूछा, क्योंकि वहां से आगे जाने का एक ही रास्ता था। उसने गाड़ी में शेल्फ लगाया, चल दिया। आगे पहुंचे तो एक चौराहा आया, टैक्सी वाला रुक गया। उसने लड़के से पूछा, कहां जाना है? लड़का बोला, कहीं नहीं जाना। तो बोला, तो टैक्सी में क्यों बैठे? लड़का बोला, बारिश हो रही थी, छुपने की कोई जगह नहीं थी, इसलिए मैं टैक्सी में बैठ गया। अब सवाल का जवाब, क्या लड़के को उतनी देर का किराया देना पड़ेगा? यस सर। यस सर, देना पड़ेगा। नॉन ग्रेटिटुअस एक्ट, यही तो है, और क्या है ना? जब हम कॉलेज में थे तो थोड़े चंचल तो होता ही है जब स्टूडेंट कॉलेज में होता है। मेरा एक मित्र है मुकुल, तो वो क्या करता था, कॉलेज से निकलते ही कोई जैसे ऑटो वाला आया, उसको हाथ दिया, रुक गया, तो उससे पूछता था, भैया कनॉट प्लेस जाओगे? वो कहता था, हाँ जी जाएंगे। तो कहता था, जाओ। तो खिजलाता था उसके ऊपर, और उसे मजा आता था इस चीज में। इसका इस सेक्शन से कोई लेना देना नहीं है, वो टैक्सी वाली बात आई तो मुझे याद आ गया। अब सेक्शन 70 पढ़ो तो समझ में आएगा क्या कह रहा है। When a person lawfully does anything for another, lawfully, अगर आपने ऐसा कोई काम किया जो कि अनलॉफुल है ना, कोई आदमी आपको बहुत परेशान करता है, एक गुंडा है जो लोगों को मारता है पैसे लेकर, ग्रेटिटुअसली नहीं मारता, पैसे लेकर मारता है, और वो गुंडा जाके उसे पीटाए और आपसे कहे, देखो जी मैंने आपके लिए वॉलंटरीली नहीं पीटा उसको, अब मुझे पैसे चाहिए, नहीं, वो सेक्शन 70 में कवर नहीं होता। लॉफुल काम किया हो, किसी और व्यक्ति के लिए किया हो, ग्रेटिटुअसली नहीं किया हो, कह रहा है नॉट इंटेंडिंग टू, ऐसा काम वो व्यक्ति कभी फ्री में नहीं करता, कभी भी फ्री की इंटेंशन से वो करता ही नहीं है, और दूसरे व्यक्ति ने उसका बेनिफिट लिया, वो जो कुली लेकर चला गुड्स आपके, तो पैसेंजर ने उसका बेनिफिट लिया। कुली कभी भी ग्रेटिटुअसली माल नहीं उठाता, कुली ने फायदा दूसरे व्यक्ति को पहुंचाया, कुली द्वारा माल उठाना लॉफुल भी है। तो जो पहला व्यक्ति है यानी जो पैसेंजर है वो
कुली को क्या देगा? उतने पैसे जितने उसके बनते हैं। दिस इज कॉल्ड बेनिफिट्स ऑफ नॉन ग्रेटिट्यूअस एक्ट। आई थिंक इट इज क्लियर। रीएम्बर्स का मतलब रीइंबर्स का मतलब उसके कितने पैसे बनते हैं, जितने पैसे उसके बनते हैं वो दिए जाए। तो हमें उसको उतने पैसे देने पड़ेंगे। बिल्कुल देने पड़ेंगे, आपको उसे और रोकना जैसा चाहिए कि था। जैसा कि आपने पिछले एग्जाम्पल में बताया कि अगर आप मतलब मारा पीटा जो भी और उसे बचा लिया, तो क्या उसको फिर वो बाद में क्लेम मांगता है उसका, तो क्या हमें उसको नहीं, वो पैसे तो देने अनलॉफुल है ना, किसी की पिटाई करना तो अनलॉफुल है। वो गुंडा नहीं मांग मतलब वो सकता आपसे परेशान पैसे। कर रहा था ना, तो फिर हमें तो अगर ओहो, किसी ने मारा आप तो इसे हम दिल पे claim ले मार गई बात सकते हैं। अरे नहीं सर, मैं बस पूछ रही हूँ, क्लेम कर नहीं, सकते हैं। लॉ में अनलॉफुल चीज का कोई रीइंबर्समेंट नहीं, चाहे वो उसने अच्छी उससे किया नियत से। ये बात तो आपकी ठीक है कि सर इसमें गुड कंसाइंस तो है, कोई आदमी आपको परेशान कर रहा है, दूसरा आदमी जाके उसकी पिटाई कर दे, गुड कंसाइंस तो है, अच्छी नियत तो है, बट Yes, वो sir. अनलॉफुल एक्ट है। अनलॉफुल है, ठीक है, मतलब है? क्लेम नहीं कर सकते। हाँ, ओके। गुड क्वेश्चन। रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइंडर ऑफ गुड्स। किसी के कुछ गुड्स खो गए हैं, आपको मिल गए। लॉ कहता है जैसे ही आपने वो गुड्स उठा लिए, आपका और उस व्यक्ति का कॉन्ट्रैक्ट हो गया जिसके वो गुड्स खोए हैं। ठीक है, ये सेक्शन तब अप्लाई होता है जब आपने खोए हुए गुड्स उठाए हों। फेंके हुए गुड्स अगर उठाए हैं तो ये सेक्शन अप्लाई नहीं होता। जानबूझ के चोरी की है किसी गुड्स की तो भी ये सेक्शन अप्लाई नहीं होता। गलती से किसी के गुड्स रह गए थे, आपको मिल गए, अब क्या होगा सुनिए। ए पर्सन हु फाइंड गुड्स बिलोंगिंग टू अनदर एंड टेक्स देम इनटू हिज कस्टडी इज लाइबल एज बेली। बेली का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जिसे गुड्स सेफ कस्टडी के लिए दिए गए हैं, कुछ समय के लिए रखने के लिए दिए गए हैं, तो जिसको मिले वो बन गया बेली और जिसके गुड्स थे वो बन गया बेलर। नाउ द फाइंडर ऑफ गुड्स मस्ट ट्राई टू है ना, कोशिश करे, बेस्ट कोशिश करे कि उसका रियल ओनर मिल जाए। फाइंड आउट द रियल ओनर, ट्रू ओनर भी कह सकते हैं। डिलीवर द गुड्स टू हिम ऑन डिमांड, और जब वो मांगे तो उसके गुड्स, इससे पहले कि आप ट्रू ओनर को ढूंढते, ट्रू ओनर ने आपको ढूंढ लिया, तो वो कह रहा है ये तो गुड्स मेरे हैं, मुझे दे दीजिए, तो वो गुड्स आपको उसे वापस पहुंचाने हैं। और जब तक ट्रू ओनर नहीं मिलता, गुड्स की सेफ कस्टडी करनी है। आप गुड्स को बेच भी सकते हैं अगर गुड्स पेरिशेबल हैं, या ट्रू ओनर को ढूंढने में गुड्स की वैल्यू के 2/3 या उससे ज्यादा खर्चा आप कर चुके हैं। ट्रू ओनर को ढूंढने में कैसा खर्चा हो सकता है, कोई अंदाजा? ट्रैवलिंग हो सकती है, हो सकता है आपने पोस्टर लगाए हो, आपको कोई कुत्ता मिल गया, आपने जगह जगह पोस्टर लगा दिए, है ना, किसी दूसरे शहर से तो कुत्ता आया नहीं होगा, आजू बाजू के किसी मोहल्ले से भटकता हुआ आ गया, थोड़े पोस्टर चिपका दिया आपने फोटो कॉपी करा के, ये भी खर्चा हो सकता है। कुत्ता को खिलाने में जो खर्चा, कुत्ते Yes, को खिलाने sir. पिलाने में खर्चा हो गया, बिल्कुल जेन्युइन खर्चा है। ये सारे खर्चे अगर गुड्स की वैल्यू के 2/3 से ज्यादा हो गए हैं तो फिर आप उन गुड्स को बेच भी सकते हैं। ठीक है जी, सर हम गुड्स पेरिशेबल है की कैसे वैल्यू लगा सकते हैं? जी। लिविंग ऑर्गेनिज्म की वैल्यू कैसे लगाएंगे? देखो, लिविंग ऑर्गेनिज्म इंसानों को छोड़कर लॉ के हिसाब से गुड्स हैं। सभी पशु लॉ के हिसाब से गुड्स हैं, है ना। जो किसी की चीज है, उसकी खो गई है, तो पक्की बात है वो उसने भी खरीदी होगी या पाली होगी। किसी का, मैंने ये नहीं कहा किसी का शेर खो गया, है ना, मैंने कहा किसी का कुत्ता खो गया। क्यों? क्योंकि शेर आप लॉफुली पाल नहीं सकते।
खोया होगा तो कुत्ता, बिल्ली, बकरी, गाय, भैंस, घोड़ा, ये खोया होगा। और इनकी मार्केट वैल्यू बड़े आसानी से जानी जा सकती है ना, क्योंकि इनकी मर गया होगा तब। हाँ, अगर मर गया तो, ये बात अच्छी कही आपने, तो क्या आप उसके लिए जिम्मेदार माने जाएंगे? अगर आपने सेफ कस्टडी की ड्यूटी ठीक से नहीं निभाई है तो जरूर माने जाएंगे, है ना। आपको किसी की बकरी मिल गई और आपने उसे वही बांध दिया जहां आपकी बकरी बंधी हुई थी। रात को पता नहीं कहां से एक भेड़िया आया और उस बकरी को लेकर चला गया जो आपको मिली थी, तो आपकी कोई गलती नहीं है। आपने तो वही किया जो आप अपने गुड्स के साथ करते हैं, रीजनेबल, है ना। सेफ कस्टडी करी भाई, अपनी बकरी भी तो वहीं बांधी हुई थी। यस सर। है ना। तो अगर सेफ कस्टडी में आपने कोई कोताही करी है, नेग्लिजेंस करी है, तो फिर आप उस व्यक्ति को डैमेजेस देने के लिए लाइबल हैं, बट वो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट में नहीं, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलर एंड बेली में। वो आप जब इंटर में आएंगे तब पढ़ेंगे। सर। हाँ जी सर, अगर कहते हैं हमने ट्रू ओनर को ढूंढने में 1/3 खर्चे कर दिए, 2/3, और उसके बाद ट्रू ओनर मिल गया, तो फिर वो ट्रू ओनर जो है वो पे करेगा हमारे 1/3। हाँ बिल्कुल, यही तो कह रहा है वो कि आपके ऊपर अगर ऑब्लिगेशन है तो राइट भी है कि आप अपने लॉफुल एक्सपेंसेस मांगेंगे। सिर्फ ऑब्लिगेशन थोड़ी आता है कॉन्ट्रैक्ट में तो ऑब्लिगेशन भी आता है, राइट भी आता है। लॉ कह रहा ऑब्लिगेशन है सेफ कस्टडी और ट्रू ओनर को ढूंढना, और राइट क्या है, ट्रू ओनर मिल जाए तो उससे कहना कि मेरे इतने खर्चे हुए, दो जी, देगा वो। सर। हाँ जी सर, हमने गुड्स बेच दिए, उसके बाद ऑनर मिला, तो फिर वो पैसे मांगेगा क्या हमसे? हाँ मांग सकता है, उस केस में खर्चे आप काट लीजिए। गुड कंसाइंस या अच्छी नीयत क्या है, यही तो है कि जो चीज मेरी थी नहीं उसका 1/3 में क्यों रखूं, ले भैया 1/3। 300 रुपए की चीज मिली थी, 200 रुपए खर्च हो गए, फिर मैंने 300 में बेच दिया, 100 रुपए उसे लौटा दूंगा, 200 में जो खर्च हो गए वो मैं अपनी जेब में रखूंगा। मैं उसके 100 रुपए क्या करूंगा रख। सर अगर रियल ओनर मिलता ही नहीं है तो फिर क्या करेंगे हम उस गुड्स का? बेच तो दिए, है ना भाई। जब तक आप उसे अपने पास रख सकते हैं रखिए, जब 2/3 से ज्यादा एक्सपेंस हो जाए बेच दीजिए उसको, बेच के गरीबों में खिला देना। ठीक है, आगे चले सर। हाँ जी सर। एक्सक्यूज मी सर। जी जी सुन रहा हूँ। Sir, what if someone thrown away his goods and later on he decided to treat them as a thief? नहीं जी, once you have redundant your rights, you cannot claim the rights back. आपको एक बहुत Sir, बढ़िया but who's gonna decide this? That बताता हूँ आपको एक सच्ची कहानी बताता हूँ। It was back in 2007 or someone like that, some year like that. It was 14th of February. प्रपोजल 14 फरवरी का दिन था। आप जानते हैं 14 फरवरी को क्या होता है? यस सर, ब्लैक डे। ब्लैक डे सर, ब्लैक डे। अरे नहीं भाई, आप मतलब कैसे स्टूडेंट्स हैं आप, आपको यही पता नहीं 14 फरवरी को वैलेंटाइंस डे होता है? वैलेंटाइन डे। बताइए। वैलेंटाइन डे। अरे आपको तो सर ये 14 को होता है? मुझे पहले मिलना चाहिए था आप लोगों को, मैं आपको एडवांस में बता देता, आपका एक 14 फरवरी बर्बाद हो गया। अब के ठीक से मना लेना। सुनो, आफ्टर पुलवामा अटैक तो सर वो फिर ब्लैक डे ही होता है ना? ओहो, ये भी और बात सर मनाने के लिए कोई साथ भी होना चाहिए। ये बात ज्यादा बढ़िया कही। जिनके साथ कोई है उनके लिए वैलेंटाइंस डे, और जिनके पड़ गई है लात उनके लिए ब्लैक डे, है ना। ये सही कही आपने बात। यस सर, हमारे लिए तो ब्लैक डे ही है सर। हमारे लिए तो ब्लैक डे ही है सर। चलो, ब्लैक डे के समर्थक ज्यादा है, पर वो बात 2007 की है। तो क्या हुआ, सर आप मनाते हो? पर्सनल क्वेश्चंस कोई नहीं पूछेगा, पब्लिक प्लेटफॉर्म है। ये
कल को रिकॉर्ड होकर यूट्यूब पे जाएगी तो मुझे कहीं किसी लायक छोड़ोगे नहीं छोड़ोगे। मेरे घर में मेरी पत्नी भी अब मारेगी मुझे पकड़ के। चलो सर, आपने इनडायरेक्टली आंसर दे दिया। हम समझ ये गए। देखो असली स्टूडेंट वो होते हैं जो गुरु की बात इशारे में समझ जाए। अरे भाई पढ़ाई की बात कर लो, एग्जाम्पल दे रहा था वो सुनो। उस स्टूडेंट ने बहुत अच्छा सवाल पूछा। तो हमारा इंस्टीट्यूट था, मैं उसके रिसेप्शन पे बैठा हुआ था, मैंने देखा उसके बाहर एक लड़का एक गिफ्ट लेके खड़ा हुआ था। इंस्टीट्यूट के अंदर एक गली जाती है, वहां पर पहले लड़कियों का एक पीजी हुआ करता था। तो एक गर्ल वहां से निकली तो वो लड़का उसके पास गया, उसने उसको वो गिफ्ट देने की कोशिश करी, इंटेंट्स टू, लेकिन उसने वो गिफ्ट लेने से मना कर दिया। लड़का झुंझला गया, उसने ये भी देखा कि उसे लोग देख रहे हैं, तो उसने वो गिफ्ट उधर ही फेंक दिया जिधर हमारे ऑफिस का रिसेप्शन था, और फेंक के वो चला गया। वंस यू हैव थ्रोन दैट थिंग, फिर आपका उस पर कोई अधिकार नहीं, गई वो चीज आपके हाथ से, अब आप उसे फेंक चुके, आपके लिए कूड़ा सामान है वो। मेरे ऑफिस में जो चपरासी बैठा हुआ था, मैंने उससे कहा कि देख वो जो चीज पड़ी है जरा उठा कर लेकर आ। उसे उठा लाया, हमने उसका रैपर खोला, उसमें एक ट्रक जैसी आकृति की चीज थी जिसमें कि 5 चॉकलेट्स थी। वाह भाई वाह। भाई तो बड़ा अच्छा गिफ्ट है। एक चॉकलेट तो मैंने खाई, एक उस पियोन को खिलाई, बाकी कुछ और टीचर्स को दे दी, और वो ट्रक उस लड़के को जो हमारे यहाँ काम करता था, उसका छोटा बच्चा था, मैंने कहा चल तेरा बच्चा खेल लेगा, ले जाए इसको। मेरे ख्याल से 15 से 20 मिनट बीते होंगे इस सब को। वो लड़का फिर उधर से गुजरा, उसने देखा कि वो डब्बा तो नहीं पड़ा लेकिन उसका रैपर पड़ा है, वही जो ब्लू कलर का गिफ्ट रैप था। तो जब वो उधर से जाने लगा, मैंने उससे पूछा क्या हुआ, तुम्हारी कोई चीज खो गई? तो बोला हाँ जी। मैंने कहा क्या वो ट्रक जैसी कोई चीज थी? बोला जी हाँ जी। मैंने कहा उसमें क्या चॉकलेट्स थी क्या? बोला हाँ चॉकलेट्स। मैंने कहा मैंने नहीं देखा। इसको कहते हैं डबल ट्रबल, एक दिन में 2 बार पढ़नी है ना। अब वो बेचारा अपने समूह लेकर चला गया, क्या करता है, नमक छिड़क रहे हैं सर आप, है ना, उसके लिए ब्लैक डे है। तो देखो एक बार अगर आपने अपनी प्रॉपर्टी राइट्स रिसाइंड कर दिए तो फिर आप उसे रिक्लेम नहीं कर सकते। फेंकी हुई चीज पर आपका कोई राइट नहीं, खो गई होती तो आपका राइट था, है ना। मेरे ख्याल से आगे चलना चाहिए। सर हाँ सर हाँ जी सर, एक क्वेश्चन था कि जब हम ओनर को ढूंढने पे 1/3 खर्चा कर देते हैं तो सर उसको भी हम क्लेम कर सकते हैं। सर अगर हम 1/3 खर्चा कर देते हैं तो उसे हम क्लेम कर सकते हैं हाँ ओनर से। हाँ हाँ तो सर 1/3 लिक्विडेटेड सम ऑफ मनी में नहीं आएगा? नहीं, सुनिए, आपने जो खर्चा किया है अपनी जेब से ना, आप वही तो मांग रहे हो। आप कोई नुकसान थोड़ी मांग रहे हो उससे। किसी का कुत्ता आपको मिला, उस कुत्ते ने आपको काट लिया, उसका नुकसान नहीं मांग सकते आप, डैमेजेस नहीं क्लेम कर सकते। या और कोई नुकसान उस चीज ने आपका कर दिया, वो नहीं मांग सकते आप, है ना। कोई चीज थी जो शॉक मार सकती है, आपको पता नहीं था क्या है, आपने उठा ली, आपको शॉक लग गया, उससे बिजली का झटका लग गया, उसके बदले में डैमेज नहीं मांग सकते आप। ठीक है जी। क्वेश्चन आ गया, विच वन इज नॉट ड्यूटी ऑफ फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स? फाइंड आउट द रियल ओनर ऑफ गुड्स। बी, गो टू द पुलिस। पुलिस में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, सेफ कस्टडी कीजिए, गुड्स दे दीजिए, ट्रू ओनर को ढूंढिए। मनी पेड बाय मिस्टेक और अंडर कोर्शन, गलती से आपको कोई चीज मिल गई या कोई मनी मिल गई जो आपकी नहीं थी, या तो वो चीज या वो मनी आपको गलती से मिली या आपने डरा धमका कर ले ली, तो आपको वो चीज वापस कर देनी चाहिए, क्योंकि ये अच्छी नियत और इक्वालिटी के सख्त खिलाफ है।
फिर से आपको एक एग्जाम्पल बताता हूं, बिल्कुल सच्चा। मैं पहले जहां रहता था उसका एड्रेस था C1/78। इट वॉज C1 ब्लॉक एंड हाउस नंबर वॉज 78। लेकिन वहां लोगों में पता नहीं क्या बात थी, कोई भी इसे C1/78 नहीं कहता था, सब इसे C1/78 कहते थे। हमें भी आदत पड़ गई, बराबर वाला अपने घर को C1/77 कहता था, हम भी C1/78 कहने लगे। एक बार दिवाली पर एक साहब आए, मैं कोचिंग में था, और वो आकर मिठाई देकर चले गए। सर को दे देना। वाइफ ने दे दी मिठाई। जब मैं वापस घर गया तो उन्होंने बताया कि आपको कोई मिठाई देकर गया है। उस पर एक विजिटिंग कार्ड था। विजिटिंग कार्ड पर एक वाटर ट्रीटमेंट कंपनी का मैनेजर का नाम लिखा हुआ था। मैंने सोचा, मुझे कोई वाटर ट्रीटमेंट कंपनी मिठाई क्यों भेजेगी? मुझे कोई पब्लिशर मिठाई भेजे, कोई कॉलेज भेजे, है ना, कोई और भेजे, मतलब इस तरह के कोई क्लाइंट मुझे मिठाई भेजे, तब बात समझ में आती है। ये कहां से आ गया? मैंने उस ऑफिस में फोन किया कि जी इस तरह से आपके यहां से मिठाई आई है। उन्होंने कहा जी हमारे यहां कंपनी में जो गिफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन का काम देख रहे हैं, मैं उनसे कहता हूं आपसे बात करेंगे। मेरे पास फोन आया, मैंने उनको बताया मैं इस एड्रेस से बोल रहा हूं। वो सारी बात समझ गए। बोले सर सॉरी, ये जो मिठाई थी ये एक्चुअली C1/78 की नहीं थी, ये C1/78 यानी C ब्लॉक में मकान नंबर 178 में जो रहते हैं मल्होत्रा साहब, उनके लिए थी। मैंने कहा ओ, सेक्शन तो अप्लाई हो गया हमारे ऊपर। क्या? गुड्स डिलीवर्ड बाय मिस्टेक। मैंने कहा ओहो, ये तो यार उनको जानी चाहिए। बोले नहीं नहीं सर, उनको मैं दूसरा डब्बा भिजवा दूंगा, चीज आपके पास पहुंच गई है, हैप्पी दिवाली, रखिए इसको। मैंने कहा नहीं, ऐसे कैसे हैप्पी दिवाली? खैर उन्होंने फोन काट दिया। नाउ क्योंकि मैं पढ़ाता हूं यही सेक्शन दिन रात, सेक्शन 72, तो मेरी क्या जिम्मेदारी बनती है कि जो पढ़ाते हैं उसे प्रैक्टिस में लेके आओ, उसे वहां पहुंचाओ जिसके लिए वो थी। मेरे पास जो आई मिठाई वो कैसे आई? मिस्टेक या क्वेश्चन? मिस्टेक। मुझे क्या करना चाहिए? या तो उस व्यक्ति को रिटर्न कर दूं जो दे के गया, या उसको दे दूं जो उसका सही ओनर है ना जी। सलोनी मिश्रा बता रही हैं कि मेरे पास गुड्स बाय मिस्टेक है ना जी। स्टूडेंट समझ में आ गया? क्या है गुड्स डिलीवर्ड बाय मिस्टेक? चलिए, एक पोर्शन खत्म हुआ, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। अगला पोर्शन शुरू, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। इसमें स्टूडेंट्स को ना बड़ा कंफ्यूजन है कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, पता नहीं क्यों है, और बिल्कुल सीधा सीधा कंसेप्ट है, फिर भी कंफ्यूजन है। कोई बात नहीं, आज क्लियर करते हैं। कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या है? कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट में किसी कॉन्ट्रैक्ट के परफॉर्मेंस का टाइम किसी इवेंट पर निर्भर होता है। ए कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट इज ए कॉन्ट्रैक्ट टू डू, कुछ करने के लिए, नॉट टू डू समथिंग, इफ सम इवेंट कोलेटरल टू सच कॉन्ट्रैक्ट। उस इवेंट का आपसे या आपके कॉन्ट्रैक्ट से कोई संबंध होना चाहिए। इंडिपेंडेंट इवेंट अगर है तो उसे वेजरिंग कहते हैं। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था, बारिश होगी तो मैं तुम्हें 500 रुपए दूंगा, बारिश नहीं होगी तो तुम मुझे 500 रुपए दोगे। बारिश में हमारा और कोई इंटरेस्ट नहीं है, बारिश से हमारा और कोई संबंध नहीं है, तो ये कंटिंजेंट नहीं है, ये वेजरिंग है। कंटिंजेंट कैसा होता है? अब आपका पेपर है जी 2 जनवरी को। हो सकता है आप में से किसी स्टूडेंट्स के पेरेंट्स ने कुछ वादा किया हुआ हो कि अगर फाउंडेशन में पास हो गए तो ये चीज दिलवाऊंगा।
पिछली क्लास में एक स्टूडेंट ने मैसेज करके भेजा था कि मेरे पापा ने कहा ट्रैक्टर दिलवाऊंगा। ठीक है, अच्छी फेल होने पे सर। हाँ, पास होने पे, हाँ फेल होने पे ट्रैक्टर दिलवा सकते हैं। खैर कोई बात नहीं। अब मान लीजिए पापा जी ने वादा किया था कि पास हो जाएगा तो तुझे बुलेट दिलवाऊंगा। अब बुलेट के साथ समस्या ये है कि वो हैंड टू हैंड नहीं मिल रही है, डीलेड वेट चल रहा है, वेटिंग चल रही है। पापा ने सोचा यार मान ले लड़का पास हो गया, लेटेस्ट से 20 तारीख को रिजल्ट आ गया, 20 जनवरी को पास हो गया, लड़का खुश है, तो उसे ये थोड़ी कहूंगा 20 मार्च को बुलेट दिलवाऊंगा। तो पिताजी ने बुलेट की कंपनी में जाके पहले ही एग्रीमेंट कर लिया कि भाई बुलेट का एडवांस ये रखो, डॉक्यूमेंट्स ये रखे, मैं बुलेट खरीदूंगा अगर मेरा लड़का पास हो गया तो, या मेरी बेटी पास हो गई तो, है ना, ताकि जिस दिन रिजल्ट आए उस दिन बुलेट की डिलीवरी भी मिल जाए। कितना खुश हो जाएगा स्टूडेंट, कितने अच्छे हैं मेरे पापा, मेरे ही हैं, यस है ना, बुलेट लाए। ठीक, फेल हो गया तो फिर बुलेट बंदूक वाली। अच्छा जी, तो यहां पर सुनिए, एक कॉन्ट्रैक्ट है किस चीज का, परचेज ऑफ बुलेट, मोटरसाइकिल, विच इज डिपेंडेंट या कोलेटरल ऑन एनी अदर इवेंट, किसी दूसरे इवेंट के होने या ना होने पर निर्भर करता है। पास हुआ तो खरीदेंगे, नहीं पास हुआ तो बता देंगे आप हमें हमारा एडवांस वापस कर देना, ऐसा एग्रीमेंट हो गया है। इसे कहते हैं कंटिंजेंट, क्योंकि बुलेट का, आपका, पापा का कुछ आपस में और इंटरेस्ट भी है। यहां वेजरिंग का कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, यहां कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है जी, एग्जाम्पल तो हमने देख लिया। अब आते हैं हम रूल्स पर। रूल्स रिगार्डिंग कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। ये कह रहा है एक कॉन्ट्रैक्ट कंटिंजेंट अपॉन हैपनिंग। इसके क्वेश्चन इसी तरीके से आते हैं, देखो ऐसे ही लिखा हुआ आएगा। एक कॉन्ट्रैक्ट है जो किसी इवेंट के होने पर निर्भर करता है, उसे तब तक एनफोर्स नहीं कराया जा सकता जब तक कि वो इवेंट हो ना जाए, और अगर उस इवेंट का होना इम्पॉसिबल हो गया तो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा वॉइड। वॉइड। अब देखो कैसे, ए ने बी से लोन के लिए कहा हुआ है, बी ने भी वादा किया है कि मैं पैसे दे दूंगा, लेकिन जिसे पैसे देने हैं बी से लेकर आगे देने हैं, आगे किसको देने हैं, आगे गज्जू को देने, और गज्जू बहुत बड़ा बदमाश है। अगर हमने उस दिन पैसे नहीं लौटाए जिस दिन हमने वादा किया है तो गज्जू पिटाई भी कर सकता है। तो हमने सी से भी एग्रीमेंट कर लिया, क्या कि भाई अगर बी ने टाइम पर लोन नहीं दिया तो तुम मुझे लोन दे देना। ठीक है, अब देखो ए और सी के बीच में एग्रीमेंट किसी इवेंट के नहीं होने पर निर्भर है। किस इवेंट के? बी ने अगर टाइम पर पैसे नहीं दिए तो, है ना, बी ने अगर टाइम पर पैसे नहीं दिए तो ये इवेंट निर्भर करता है किसी इवेंट के नहीं होने पर। और एक ऐसा इवेंट भी हो सकता है जो किसी चीज के होने पर निर्भर करता हो, जैसे हमने अभी पढ़ा कि फादर ने मोटरसाइकिल के लिए शोरूम से या मैन्युफैक्चरर से या डीलर से एग्रीमेंट कर लिया है कि भैया पास हो गया तो, अगर बेटा पास हो गया तो मोटरसाइकिल खरीदेंगे। ठीक है, ये डीलर पापा को मजबूर नहीं कर सकता कि ये इससे मोटरसाइकिल खरीदे ही खरीदे। कब तक?
जब तक कि पास का रिजल्ट ना आ जाए, है ना जी, यही तो बात है। क्या कह रहा है? कॉन्ट्रैक्ट कंटिंजेंट अपॉन द हैपनिंग ऑफ ए फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट कैन नॉट बी एनफोर्स बाय लॉ अनलेस, जब तक कि दैट इवेंट हैज हैपन्ड, और अगर वो इवेंट होना इम्पॉसिबल हो जाए, ठीक है ना, ये एग्जाम ही ना दे, भगवान ना करे वैसे, केस स्टूडेंट की डेथ हो जाए, तो ये जो एग्रीमेंट है ये कैसा हो जाएगा? वॉइड। फिर ये एग्रीमेंट इनफोर्स नहीं हो सकता, नहीं होगा, है ना। ये जो क्वेश्चन है ना, ये सीधे ऐसे ही आता है। ए कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट डिपेंडेंट अपॉन हैपनिंग ऑफ अनसर्टेन इवेंट बिकम वॉइड। फिर नीचे ऑप्शंस होते हैं। इसमें सबसे ज्यादा गलती स्टूडेंट क्या करता है? यहां पर हैपनिंग लिखा है या नॉन हैपनिंग लिखा है, वो उसे मिस कर जाता है। ठीक है, ऐसा नहीं करना। A makes a contract to buy B's house if A survives C। मतलब A कह रहा है कि मैं B का घर खरीद लूंगा अगर C मुझसे पहले मर जाए तो। यानी ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये C के मरने पर निर्भर करता है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट C के लाइफ टाइम में तो एग्जीक्यूट नहीं हो सकता, और ना ही ए के लाइफ टाइम में। फिर कह रहा है कॉन्ट्रैक्ट कंटिंजेंट अपॉन नॉन हैपनिंग ऑफ अनसर्टेन इवेंट बिकम एनफोर्सेबल व्हेन द हैपनिंग ऑफ इवेंट बिकम इम्पॉसिबल। अगर किसी चीज के नहीं होने पर निर्भर करता है कि ये नहीं होगा और वो इवेंट होना इम्पॉसिबल हो जाए, तो कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सेबल हो जाएगा। इफ ए कॉन्ट्रैक्ट इज कंटिंजेंट अपॉन हाउ अ पर्सन विल एक्ट, भविष्य में ये व्यक्ति किस तरह से काम करेगा उस पर निर्भर करता है, और उस व्यक्ति का वो काम करना इम्पॉसिबल हो जाए तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। जैसे ए एग्रीज टू पे बी 1000 रुपीज इफ बी मैरीज सी। अगर बी की शादी सी से हो गई तो मैं तुम्हें 1000 रुपए दूंगा, लेकिन उससे पहले ही सी किसी और से शादी कर ले या सी की डेथ हो जाए तो सी और बी की मैरिज इम्पॉसिबल हो गई, यानी अब सी बी से मैरिज नहीं कर सकता है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट भी इम्पॉसिबिलिटी की वजह से वॉइड हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट कंटिंजेंट अपॉन हैपनिंग ऑफ इवेंट विद इन फिक्स टाइम, किसी इवेंट के हैपनिंग पर निर्भर करता है कि भाई संडे तक ऐसा हो जाना चाहिए और संडे तक वैसा नहीं होता, तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। और संडे से पहले ही वो इवेंट इम्पॉसिबल हो जाए तो भी वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। एनफोर्सेबल कब होगा? जब संडे से पहले पहले वो इवेंट हो जाए। सिंपल बातें हैं बिल्कुल, इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं। भाई संडे से पहले पहले अगर ऐसा हो जाए तो संडे से पहले पहले अगर वैसा हो जाए तो कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सेबल हो जाएगा। संडे तक वैसा नहीं हुआ या संडे से पहले ही वैसा होना इम्पॉसिबल हो गया तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। एंड कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो किसी इवेंट के नॉन हैपनिंग पर डिपेंड करता था फिक्स टाइम के अंदर अंदर, हमने कहा था संडे तक अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। संडे तक वैसा नहीं हुआ या संडे से पहले पहले ही वैसा होना इम्पॉसिबल हो गया तो कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सेबल हो जाता है। और एक क्वेश्चन जो जनरली पूछा जाता है कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट किसी इम्पॉसिबल इवेंट पर कंटिंजेंट है तो वो कॉन्ट्रैक्ट हमेशा वॉइड होता है। ये क्वेश्चन तो आता ही आता है। एक कॉन्ट्रैक्ट कंटिंजेंट अपॉन हैपनिंग ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट इज ऑलवेज वॉइड। ठीक है जी। आगे डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यानी कॉन्ट्रैक्ट खत्म कैसे कैसे हो जाता है। तो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्मेंस से लिख लो क्वेश्चन आता है ए कॉन्ट्रैक्ट is dash on valid performance of it, a contract is discharged, ऐसे भी लिखता है।
ऑन वैलिड परफॉर्मेंस ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट द कॉन्ट्रैक्ट स्टैंड डिस्चार्ज्ड। हम पढ़ रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट का डिस्चार्ज, यानी कॉन्ट्रैक्ट से आपको मुक्ति कब मिल जाती है। आप कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म कर दीजिए तो मुक्ति मिल जाएगी, या दोनों पार्टीज आपस में तय कर ले आगे कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म नहीं करना है तो भी मुक्ति मिल जाएगी। जिस टाइम के अंदर अंदर कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म होना था वो टाइम बीत गया तो भी कॉन्ट्रैक्ट खत्म। बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, यानी कि लॉ कह रहा है कि अब ये कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि दोनों मुल्कों के बीच में युद्ध हो गया है जिनके बीच में ये एग्रीमेंट था, तो बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ भी कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है, और कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करना अगर इम्पॉसिबल हो जाए तो भी वो खत्म हो जाता है। ब्रीच यानी परफॉर्मेंस करने से मना कर देना, मैं परफॉर्मेंस नहीं करूंगा। ब्रीच दो तरह की होती है, एक्चुअल और एंटीसिपेटरी। एक्चुअल का मतलब होता है कि जो टाइम परफॉर्मेंस के लिए तय हुआ था उस समय जाकर आपने परफॉर्मेंस के लिए मना कर दिया। एंटीसिपेटरी ब्रीच का मतलब होता है कि जो टाइम तय हुआ था परफॉर्मेंस के लिए उससे काफी पहले, उससे पहले आपने कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने से मना कर दिया, या कुछ ऐसा किया जिससे पता लग रहा है कि आप अब कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं करेंगे। म्यूचुअल एग्रीमेंट से कितनी तरीके से कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है। एक है रेसिशन, सिंपल भाषा में कहें तो कैंसिलेशन। दोनों पार्टीज ने तय किया कि हम आगे कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म नहीं करेंगे। रेमिशन, एक्सेप्टिंग समथिंग लेस, जितना पैसा हमें मिलना चाहिए था, जितना काम हम करवा सकते थे उतना ना करवा के थोड़ा कम काम करवा लेना। किसी से बात हुई थी कि वो हमारे 2 फ्लोर्स को पेंट करेगा, उसने 2 फ्लोर्स पेंट तो किए लेकिन ऊपर वाले फ्लोर की छत को पेंट नहीं किया, फिर भी हमने उसे पूरे पैसे देकर भगा दिया, या हम पहले से ही पूरे पैसे दे चुके थे, हमने संतोष कर लिया, जितना हो गया हो गया। दिस इज कॉल्ड रेमिशन। मर्जर का मतलब होता है इंफीरियर राइट बिकम सुपीरियर। अब ये सब जगह एग्रीमेंट के अंडर लिखा हुआ है, सिर्फ ICMAI ने इसे बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ लिखा है, ध्यान रखना एग्जाम में। इंफीरियर राइट बिकम सुपीरियर का मतलब यह है, एक एग्जांपल से समझाता हूं, ध्यान से सुन रहे हो। यस सर। ए टीनेंट है, बी लैंडलॉर्ड है, दोनों के बीच में 11 महीने का रेंट का एग्रीमेंट हुआ कि ए जो है वो हर महीने 10,000 रुपए बी को देगा। किस चीज के? रेंट के। कितने महीने का कॉन्ट्रैक्ट है? 11 महीने का। 11 महीने। 4 महीने ए रह चुका है, 4 महीने का रेंट दे चुका है। टीनेंट कौन है? इतनी धीरे क्यों बोल रहे हो? गला मेरा दुख रहा है, आवाज आपकी नहीं निकल रही, बताइए। ये बोलो। लैंडलॉर्ड कौन है? सर लैंडलॉर्ड कौन है? बी है। कितने महीने का एग्रीमेंट है? 11 महीने का। कितने महीने का रेंट दिया जा चुका है? 4 महीने का। अब ए ने बी से हाउस खरीद लिया, क्या बाकी 7 महीने का रेंट ए बी को देगा? नो सर। क्यों? क्योंकि पहले ए का राइट था इंफीरियर, ये था टीनेंट उस घर का, और अब इसका राइट हो गया सुपीरियर, ये बन गया ओनर। और ओनर से आप उसके घर का रेंट नहीं ले सकते। नोवेशन यानी कि न्यू पार्टीज को इंट्रोड्यूस कर लेना, और वेवर यानी कि कुछ राइट्स छोड़ देना। लॉटरी लगी लेकिन आप लॉटरी लेने नहीं गए क्योंकि लॉटरी केवल 10 ही रुपए की थी और आने जाने में 50 रुपए खर्च हो रहे थे। अल्ट्रेशन यानी इनके अलावा कोई बदलाव, जैसे टाइम, प्लेस वगैरह चेंज कर लेना। ये सब
एग्रीमेंट से हो सकता है। रेमेडीज ऑफ ब्रीच की बात कर लेते हैं, फिर हमारा पोर्शन खत्म है। अगर किसी व्यक्ति ने अपना काम परफॉर्म करने से मना कर दिया तो आप उसके खिलाफ क्या एक्शन ले सकते हैं? पहला, आप उसे उसके हाल पर छोड़ सकते हैं, यानी रेसिशन, जो हो गया सो हो गया, है ना, मरो जाओ। कोर्ट जा सकते हैं? नहीं, रेसिशन के लिए कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप उसे छोड़ ही रहे हो तो कोर्ट क्यों जाओगे? कोर्ट जाओगे जब आप उससे डैमेज मांगोगे। डैमेज मतलब नुकसान की भरपाई। आप वही काम करवाने के लिए भी कह सकते हो कोर्ट से जो काम तय हुआ था। कॉन्ट्रैक्टर को घर पेंट करने के लिए बोला था, वो करने से मना कर रहा है, हम ये कह रहे हैं हमें नुकसान की भरपाई नहीं चाहिए, हमारा तो घर पेंट करवा दो जी। दिस इज कॉल्ड स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। इंजंक्शन, किसी से कोई चीज नहीं करने का एग्रीमेंट हुआ था। आज एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन भेजा था कि एक पार्टनर ने पार्टनरशिप छोड़ी, और जब वो पार्टनरशिप छोड़ रहा था तो उसने बाकी पार्टनर्स के साथ एग्रीमेंट किया कि वो इस सिटी में अगले 3 साल ये बिजनेस नहीं करेगा। तो क्या ये रेस्ट्रेन इन ट्रेड माना जाएगा? नहीं, ये रेस्ट्रेन इन ट्रेड नहीं माना जाएगा। ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। पार्टनर ने क्या वादा किया था कि मैं ये वाला बिजनेस इस सिटी में अगले 3 साल तक नहीं करूंगा, और उसने वो बिजनेस करना शुरू कर दिया। तो हम क्या कर सकते हैं? कोर्ट जाकर उसके खिलाफ स्टे लेकर आ सकते हैं। उसी को हम कह रहे हैं इंजंक्शन। और क्वांटम मैरियट, एमटीबी में इसका आंसर वॉइड दे रखा है, नहीं मतलब ही नहीं। क्वांटम मैरियट क्या है जी? इसका एक क्वेश्चन आता है। क्वांटम मैरियट मीन्स एज मच एज अर्नड। ये राइट वो भी मांग सकता है जिसने ब्रीच किया है। मान लीजिए आधा काम करके आधा काम छोड़ दिया, तो वो ये कह सकता है कि आप अगर मुझसे डैमेजेस मांग रहे हैं तो मैं भी आपसे क्वांटम मैरियट मांगूंगा, जितना काम मैंने कर दिया वो मुझे दे दीजिए। डैमेजेस कितनी तरह की हो सकती है? एक्चुअल डैमेज या ऑर्डिनरी डैमेज, मतलब जो आपने एक्चुअल प्राइस पे किया लेस जो कॉन्ट्रैक्ट में प्राइस तय था। मान लीजिए घर पेंट कराने के लिए आपके 1 लाख रुपए तय हुए थे, जिस कॉन्ट्रैक्टर से तय हुए थे उसने नहीं किया, हमने दूसरे कॉन्ट्रैक्टर से कराया, उसने 1.5 लाख रुपए लिए, हमारा कितना नुकसान हुआ? 50,000 का। हम वो नुकसान मांग सकते हैं। लिक्विडेटेड डैमेज मतलब जो फिक्स्ड अंडर एग्रीमेंट हो, जो एग्रीमेंट में तय हो पहले से, जैसे इमूवेबल प्रॉपर्टीज के केस में होता है। पहले से तय होता है कि अगर आपने इमूवेबल प्रॉपर्टी हमें नहीं दी तो आपको हमारे एडवांस का दुगना वापस करना पड़ेगा, और अगर हमने फिक्स टाइम में पैसे नहीं दिए तो हमारा एडवांस आप फॉरफीट कर सकते हैं। तीसरी तरह की डैमेजेस है नॉमिनल डैमेज। कोर्ट कई बार 1 रुपया 2 रुपया की डैमेजेस आपसे भरवा लेता है। और एग्जाम्पलरी डैमेजेस का मतलब है जब कोर्ट आपको सबक सिखाना चाहे और जितना नुकसान आपने किसी का किया है उससे कई गुना ज्यादा डैमेजेस भरवाए, तो उसे कहते हैं प्यूनिटिव या एग्जाम्पलरी डैमेज। इन डैमेजेस में से आप केवल एक ही डैमेज को एज मैटर ऑफ राइट क्लेम कर सकते हैं, चाहे एग्रीमेंट में लिखा है चाहे नहीं लिखा। कोर्ट आपको ये वाली तो डैमेज दिलवाएगी ही दिलवाएगी, बाकी डैमेजेस दिलवाना कोर्ट के प्रेरोगेटिव या एग्रीमेंट पर निर्भर करता है। ये वाली जो डैमेजेस है ये पूरी तरह से कोर्ट के प्रेरोगेटिव पर, कोर्ट के विशेषाधिकार पर निर्भर करता है। ये वाली डैमेजेस पूरी तरह से एग्रीमेंट पर निर्भर करती है। ये वाली भी कोर्ट की प्रेरोगेटिव पर निर्भर करती है। ठीक है स्टूडेंट्स,
यस सर। तो नेक्स्ट टारगेट है हमारा समझा दीजिए। एथिक्स। नेक्स्ट टारगेट क्या है? एथिक्स। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में आप जरूर आइएगा, क्योंकि एथिक्स के जो क्वेश्चंस हैं उसमें स्टूडेंट्स को बहुत समस्या आ रही है। हम बड़े आराम से एक एक लाइन को एक्सप्लेन करके आपकी सारी समस्याएं क्लियर करेंगे विद एमसीक्यूज। लेकिन उससे पहले आपको एक प्रॉमिस करना पड़ेगा। कैसा प्रॉमिस सर? आप लोग वीडियो लाइक नहीं करते हो। सर करते हैं। अरे नहीं करते हैं सर। शेयर कमेंट सब करते हैं। अच्छा करते हैं। यस सर। चलिए तो और ठीक क्या? है, जारी रखिए पढ़ाई और हम जारी रखेंगे भलाई की सप्लाई। करते रहिए लाइक, शेयर एंड कमेंट। अगली क्लास में एथिक्स के साथ फिर मिलेंगे हम आप @ब्राइट विजन एकेडमी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। सर थैंक यू जी। सर। सर जी जी बोलिए सर, सुन रहा हूँ। थैंक यू सर। थैंक यू। हाँ जी बोलिए बोलिए, सुन रहा हूँ मैं। हेलो सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।